हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर एंड एन आइडियल बैटरी। ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी है। व्हेन ए रजिस्टर इज एडेड इन पैरेलल, इसको बाद में ऐड कर दिया गया है। द करंट फ्रॉम द बैटरी इंक्रीजेज डिक्रीजेज। सो शुरू में कैसा है, शुरू में सिंपली एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, ठीक है। और बाद में एक जो दूसरा रेजिस्टेंस है आर न्यू, उसको इसमें ऐड कर दिया गया पैरेलल में आर के साथ में। अब करंट इस केस में किस में ज़्यादा होगा, ये करंट I1 है और इसमें करंट मान लेते हैं I2 है। तो I1 बड़ा है या I2 बड़ा है, यही क्वेश्चन है। I1 और I2 में दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है? ये इंक्रीज करेगा, I2 बड़ा हो जाएगा कि I2 छोटा हो जाएगा कि रिमेन सेम रहेगा, यही बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हमें देखना होगा कि ये जो अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसके बदले यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, इसको आर प्राइम कहते हैं और ये आर है, ठीक है। तो ये आर प्राइम जो है, आर और आर न्यू से नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आर और आर प्राइम में कौन बड़ा है? आपको ये पता होगा कि यदि दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है आर मिनिमम से। इसको ऐसे लिखते हैं, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। यदि पैरेलल में दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं तो दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और यदि उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो बड़ा है उससे भी बड़ा होता है। जो मैक्सिमम है दो रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होता है। ये है पैरेलल में और ये है सीरीज में। तो यहाँ पर पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से क्या होगा कि अब हम यदि नया रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्राइम जो है इस आर से छोटा हो जाएगा। सो आर प्राइम जो है सो आर से छोटा हो गया। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया है, बैटरी तो का ईएमएफ तो सेम है, तो करंट को बढ़ना ही है। करंट कैसे निकालते हैं, E/R निकालते हैं ऐसे। और अब ये जो रेजिस्टेंस है, जब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर, वो छोटा हो गया, कम हो गया, तो करंट बढ़ गया। ये आपका आंसर हो गया, करंट बढ़ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, गैल्वेनोमीटर को G से दिखाते हैं और इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, या RG से दिखा देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम। ये जो है सो फुल डिफ्लेक्शन, स्केल डिफ्लेक्शन देता है कब, जब 10 मिली एम्पियर करंट जाता है। ये मान लेते हैं हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है। हाँ, गैल्वेनोमीटर में क्या रहेगा, एक निडल रहता है और ये हमारा स्केल है, यहाँ से जाएगा मैक्सिमम, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसके आगे नहीं जा सकता, यहाँ पर फिक्स को पॉइंट रहता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो करंट इसमें बढ़ेगा जैसे जैसे ये करंट यहाँ से, तो ये जो इसका निडल है यहाँ आएगा, यहाँ और बढ़ा दीजिए, यहाँ आएगा और बढ़ा दीजिए, यहाँ आ जाएगा और बढ़ा दीजिए, तो जाना चाहता है इधर लेकिन जा नहीं सकता। तो यहाँ तक जो आता है इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो 10 मिली एम्पियर पर आता है। इसको गोल जैसा कर देते हैं, यहाँ पर जिसका जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा नहीं जा सकेगा, यही यहाँ पर इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और वो 10 मिली एम्पियर पे मिल जाता है। 10 से यदि ज़्यादा आप 20 मिली एम्पियर दे दीजिएगा तो ये अटक गया है, जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये इसका रेजिस्टेंस जो है सो 50 ओम है और जो करंट इसमें से है गैल्वेनोमीटर से वो 10 मिली एम्पियर पर जो है वो फुल डिफ्लेक्शन दिखलाता है। इससे कम पर जो है फुल डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर दैट कैन रीड अप टू 100 वोल्ट, द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज। देखिए, गैल्वेनोमीटर को दो चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है,
एक है एमीटर और एक है वोल्ट मीटर। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, एक संट लगा देते हैं और ये जो संट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। इसको ठीक से लिख देते हैं RG। और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, हम सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये R है। अब ये R जो है वो बहुत बड़ा होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से। यहाँ पर वोल्ट मीटर बनाने के लिए कहा जा रहा है आपको, और उसने ये भी कह दिया कि सीरीज में जो है सो रेजिस्टेंस लगाना है, कितना बड़ा लगाना है कि वो 100 वोल्ट मेजर कर सकता है। तो मान लेते हैं हमारा ये हमारे पास एक सर्किट है, एक कोई पार्ट ऑफ सर्किट है, इधर और भी कुछ होगा, करंट जो भी होना है अपना होगा, उस सब से मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि ये जो दो पॉइंट है A और B, इसके अक्रॉस जो है उसे मेजर करना है वोल्टेज VAB मेजर करना है, और मैक्सिमम कितना है वो जो मेजर कर सकता है वो 100 वोल्ट का हमें बनाना है। ये मैक्सिमम जो है 100 वोल्ट है, वही मुझे वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर को हम कहाँ कैसे लगाते हैं, जहाँ तक ये एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। ये रहा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, ये वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ हम एक सीरीज में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये दोनों मिलकर कहलाता है वोल्ट मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर है, दोनों मिलकर। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है, मान लेते हैं वो रेजिस्टेंस जो है R है, वो R कितना है कि ये VAB जो 100 वोल्ट हो मैक्सिमम मेजर कर सके, और G का जो है रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, और इससे जो मैक्सिमम करंट आपको पास कराना है वो कितना कराना है 10 मिली एम्पियर। उससे ज़्यादा पास कराएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम होकर अटक जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें करंट जो है IG इसको कहते हैं, वो हमें दिया हुआ है, कितना करेंगे 10 मिली एम्पियर, स्मॉल g लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि IG हमें पता है 10 मिली एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है कहाँ है, ये 50 ओम, इसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है, और जो वोल्टेज है ये दोनों के बीच में वो है 100 वोल्ट, ये मुझे मेजर करना है। तो ओम्स लॉ सिंपली लगा रहे हैं, तो VAB जो है यहाँ मैक्सिमम हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब जो करंट इससे पास कराएंगे वो मैक्सिमम पर पास कराएंगे, IG मैक्सिमम, और वही IG मैक्सिमम ये हमारा 10 मिली एम्पियर है। तो ये करंट हो गया, और रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो RG प्लस R, और R का वैल्यू बताना। ये जो VAB मैक्सिमम है A और B के बीच में वो कितना मेजर कर रहा है 100 वोल्ट। IG मैक्सिमम दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। RG जो है सो 50 दिया है, और R का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपसे का बन जाएगा ये। तो 50 प्लस R कितना आया, इधर है 100, इधर है 10 टाइम्स 10 की पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा। अब अपने तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 2 3, एक तो चला गया, तो ये हो गया 10,000। R कितना हो गया, 10,000 में से 50 कम, 9,950 ओम। इतना बड़ा रेजिस्टेंस यदि आप लगा दोगे सीरीज में वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो एक ऐसा वोल्टमीटर बनेगा जो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है वोल्टेज 100 वोल्ट। यहाँ पर और एक कंडीशन है कि इससे गैल्वेनोमीटर से होकर मैक्सिमम जो करंट पास कर रहा है वो है 10 मिली एम्पियर। इससे यदि ज़्यादा पास आप कराओगे तो डिफ्लेक्शन जो है आगे बढ़ जाए, यहाँ पर अटक जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बाद अटक जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 9950, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है, इज मेड ऑफ 12 आइडेंटिकल वायर्स। क्यूब जो है उसमें कितने साइड्स होते हैं, 12 साइड्स होते हैं। हाँ, तो वो सारे साइड जो वायर के बने हुए हैं, और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन 2 डायगोनली ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए फेस ऑफ द क्यूब इज REQ। तो REQ 3 REQ बताना है।
तो देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 3 ठो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, कि ये जो क्यूब है यदि सारे वायर से बने हुए हैं तो 3 होते हैं ना। ये पॉइंट ए है, इस केस में ये जो टर्मिनल्स है मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालना है वो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में निकालना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एक जो फेस से ले लेते हैं इसके ऑपोजिट में ऐसे निकाल सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि ये जो एक साइड है इसके एक्रॉस हम निकाल सकते हैं। बस 3 तो पॉसिबिलिटी है, चौथा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देख लीजिए, नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायगोनली ऑपोजिट जो कॉर्नर्स है उसके एक्रॉस में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बताना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप याद रख सकते हैं कि कितना आता है तीनों केसेस के लिए, लेकिन ये बताने का रीज़न ये है कि आपको बनाने के लिए आना चाहिए, जिसमें इसमें दो चीज़ें हैं, एक सिमेट्री है और किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो इस तरह के केसेस में वो आपको बनाने के लिए आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उसका आंसर याद रखना। ओके, तो हम चले इसको बनाने के लिए। देखिए क्या करते हैं, ये बैटरी लगा दी, मान लीजिए उसका ईएमएफ ई है। यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो कितना करंट पास कराएंगे, जितना करंट इधर से पास होगा उतना इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से ये जो रास्ता 3 ठो आपको नजर आ रहा है, एक रास्ता ए हुआ, 3 ठो गया, 1 2 3। दूसरा रास्ता यहाँ से देखिए 1 2 3। तीसरा रास्ता यहाँ से देखिए 1 2 3। तीनों ही रास्ता आइडेंटिकल है, मतलब सिमेट्रिकल है ये दोनों पॉइंट के बीच में। आप देख सकते हो 3 मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुंचेंगे, 1 2 3 1 2 1 2 3। इधर से चले 1 2 3 या इधर से चले 1 2 3। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जिधर से इंटर कर रहा है, और ये आपको जो दिख रहा है ये दोनों आइडेंटिकल है। तो यहाँ से जो करंट, और उसके बाद आपने देखा तीनों रास्ता जो है सिमेट्रिक है, तीनों जो है मिनिमम 3 ठो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जा रहा है। यहाँ पर हम सिमेट्री इसलिए लगा पा रहे हैं कि सारे जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। यदि इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको 1 ओम, इसको 2 ओम, इसको 3 ओम कर देते हैं, तो नहीं लगा सकते सिमेट्री का कंसेप्ट। तब आपको पूरा किक ऑफ लगाना पड़ेगा बहुत सारे लूप में, जितने भी पॉसिबल लूप है यहाँ पर, जितने भी करंट हो सकते हैं, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो काफ़ी लेंथी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों यदि रास्ता सेम है तो सेम करंट पास करेगा। हम इसमें कहते हैं अपना सिंप्लिसिटी के लिए 6i करंट पास कर रहे हैं, 6i को बाहर निकलना पड़ेगा। 6i में से ए जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली, क्योंकि तीनों एक जैसा रास्ता है, 2i करके। और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में देखिए इसके पास जो यहाँ तक जाना है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ तक जाना है। एक रास्ता ए रहा और दूसरा रास्ता ए रहा, दोनों आइडेंटिकल, दोनों सिमेट्रिक है। तो ये जो करंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2i में से एक i इधर जाएगा, एक i इधर जाएगा। दोनों ऐसे इसलिए हो रहा है कि मिनिमम पाथ लेके जाते हैं, तो बस 2 ठो इधर मिलता है, 2 ठो इधर मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए ये और ये जो है सिमेट्रिक है, डायगोनली ऑपोजिट है। यहाँ से आपने देखा 2 2 ओम जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये भी यहाँ पर आएगा तो 2 2 ओम करके आएगा। अपना कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये 2i होना है सिमेट्री की वजह से, 2i ये होना है और इसमें भी 2i होना है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए, ये डायगोनली ऑपोजिट है, और ये यहाँ से जो 3 ठो आया है निकल, ये जो 6i का करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2i 2i 2i। इस पॉइंट पर भी ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अंदर जा रहा है, यहाँ पर एक करेक्ट होगा, तो तीनों जो साइड दिख रहा है इसके पास 3 यहाँ पर जंक्शन है ना, तीनों से 2 2i आएगा, 6i आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको तो मैंने i में डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, यहाँ पर ये 2i करंट गया। हाँ, अब ये करंट क्या करेगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा।
और दोनों सेम है, 1 2 1 2, तो वही करंट आई इधर और आई इधर। यहाँ से आगे आप, अब आपके पास देखिए फिर दो रास्ता है, एक इधर है एक इधर है, दोनों सेम है, तो आई इधर से है आई इधर से, ये दोनों आई कलेक्ट होकर 2i हो गया, ए आई और ए आई कलेक्ट होकर 2i हो गया, ए आई और ए आई इधर से कलेक्ट होकर 2i हो गया। अब आपके पास केवल एक वेरिएबल है आई। आप जो है सो केवल एक ही लूप लेते हैं, ये लूप लेते हैं, कोई दूसरा लूप लेके देखेंगे तो आपको 0 = 0 आएगा। जैसे मान लीजिए ये दूसरा लूप ये हम देखें, तो यहाँ पर देखिए लूप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा रहे हैं, तो लूप 2 में लगाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना आर है, आई टाइम्स आर, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। किरचॉफ्स लॉ क्या है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो 0 होता है। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया ओम्स लॉ से, पोटेंशियल ड्रॉप इज टू आई टाइम्स आर, आई करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर प्लस 2i करंट है, रजिस्टर आर है। यहाँ से वापस आइए, देखिए इधर हम जा रहे हैं उस करंट को अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं -2i आर, फिर यहाँ पर माइनस आई आर, ये आई है इक्वल टू 0 होता है, ये है किरचॉफ्स लॉ। इधर से देख लीजिए ये आई आ रहा है, ये दोनों खत्म, 0 = 0 आया, ये कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि सिमेट्री का यूज हमने किया है तो हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं उसको कम कर दिया है। अब आपके पास ये जो एक आपको लूप दिख रहा है, ये बैटरी से होकर ऐसे देखिए जा रहा है, इधर से कोई भी ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, आपको वो आपको एक इक्वेशन देगा और वहां से आप आई निकाल सकते हो। तो लूप 2 में तो कुछ मिला नहीं, लूप 1 में मिलेगा कुछ। ये देखिए यहाँ से बढ़ना शुरू किए, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो जो ड्रॉप है वो कितना होगा, माइनस में होगा। आप 1 वोल्ट से 10 वोल्ट में जाएंगे तो जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 1 - 10, सो -9 वोल्ट। वैसे यहाँ पर ये 0 और ये आई ले लीजिए, -e वोल्ट। इधर से आगे बढ़े, इधर तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आते हैं, इधर से चलते हैं, ये 2i है और इसका रेजिस्टेंस आर। ऊपर जाते हैं 1i है और इसका रेजिस्टेंस आर है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। ये 2i है और पोटेंशियल आर है, सब मिला के 0 होगा, इतना ही है। तो कितना आ गया, 2 2 4 1 5, 5i r इज इक्वल टू ई, तो आई आपको पता हो गया, E/5r। ये करंट जो है आई का वैल्यू है, तो 6i यहाँ से बैटरी से कितना करंट आया, इसका 6 टाइम है ना। अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या मतलब होता है कि ये जो बैटरी तो हमारे पास है, सेम ईएमएफ का बैटरी रखे हुए हैं। अब ये जो हमारा पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ रजिस्टर जो क्यूब के फॉर्म में है, उसको हटा के हम सिंपली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख देंगे। यहां से उतना ही करंट आएगा जितना शुरू में आ रहा था, उससे उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना यहाँ से ड्रॉ कर रहा था, 6i ड्रॉ कर रहा था। ये पूरे को हटा के हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, पूरा हटा दिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ये 6i करंट यहाँ से आ रहा है। आप यहाँ से बताइए कितना 6i करंट है, कितना करंट आ रहा है, या ओम्स लॉ लगाइए, जो भी आपको करना है, ठीक है। इक्वल टू ओम्स लॉ लगा रहे हैं, -e, ओम्स लॉ में बोल रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं, प्लस 6i करंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, E/6i। 6i के वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, 6i का वैल्यू है 5 नहीं E/5r। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 ऊपर चला गया, 6 नीचे है, और r भी ऊपर चला गया, इतना आया। 5/6, r का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 5/3 आया, तो 3r³ कितना आया, 5 ओम। यही आपसे पूछा गया था, 3r³ पूछा गया था, तो ये आपका आंसर हो गया 5 ओम। तो देख लीजिए, इसके बाद हम फिर से बता देते हैं कि एक बैटरी लगा दी हमने जिसका EMF E है। यहाँ से 6 ओम हम मान लिए कि 6i जो है सो करंट चल रहा है,
और 6i करंट क्या है, ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पाथ जो है सो आइडेंटिकल है, यहाँ से जाने के लिए और यहाँ से निकलने के लिए, ये इनलेट ये आउटलेट के लिए, ये जो तीनों रास्ता आप ले रहे हो वो आइडेंटिकल है। आप यहाँ पर बैठ कर देखोगे इसके रेस्पेक्ट में कि यहाँ तक निकलना है, तो जो भी आप रास्ता ये ले सकता है बिल्कुल वही रास्ता ये भी ले सकता है, जितने तरीके से ले सकता है। हमें सिंपली मिनिमम वाला रास्ता देखना है। तो चूंकि ये तीनों सेम रास्ता ले सकता है, तो ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा, 2i करके होगी। यहाँ से देखते हैं, ये दोनों पॉइंट एकदम सिमेट्रिकल है, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा था 6i, वो तो 6i बाहर जाएगा ही, और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2i करके, वही यहाँ पर कलेक्ट होगा, 2i इससे तीनों साइड से 2i कलेक्ट होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको दो रास्ता मिलता है फिर, और दोनों ही आइडेंटिकल है, तो जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 2i करंट था, i डिवाइड हो गया, वही हाल यहाँ पर भी हुआ, वही हाल यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद आप कलेक्ट करके देख लीजिए, ये बिल्कुल सब कुछ कंसिस्टेंट हो जाता है। अब इसमें जो है सो किरचॉफ लूप लॉ यहाँ पर लगाते हैं, और किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है कि जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी क्लोज सर्किट में वो जीरो होता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर लगाइए, आपको करंट मिल गया। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब कि जो नेटवर्क का क्यूब का नेटवर्क है, रजिस्टर का जो नेटवर्क क्यूब के फॉर्म में है, उसको हटाकर हम एक सिंपल रजिस्टर यहाँ रखते हैं, और यदि ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो सेम बैटरी को लगाने के बाद हमें उतना ही करंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे जितना ये सब मिलकर ड्रॉ कर रहा था, 6i। इसमें भी किरचॉफ लॉ लगा दीजिए या जैसे भी ओम्स लॉ लगाइए, आपको आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू E/6i, और i का वैल्यू यहाँ से रखने से ये आ जाता है 5R/6, और यहाँ पर R का वैल्यू रखिए और आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन टू ए सर्किट। देखिए एमीटर जो है सो सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर जो है जिसके अक्रॉस वोल्टेज नापना है वहां पर उसके पैरेलल कनेक्ट होता है। दोनों को साथ में लगा दिए एक साथ में। सो द एमीटर शोज द रीडिंग ऑफ 2 एम्पियर। पहले सर्किट बनाते चलते हैं। ये मान लीजिए कोई आपका सर्किट है, इधर कोई रेजिस्टेंस है, और इसमें हम एमीटर लगा दिए, और वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर यहाँ मान लीजिए इसके अक्रॉस से वोल्टेज मेजर कर रहा है, ये वोल्ट मीटर लगा दी। सर्किट है, इधर बैटरी होगा और कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो करंट आपको दिख रहा है वो मेजर करेगा, ये कितना मेजर किया है, 2 एम्पियर, एंड द वोल्ट मीटर शोज ए रीडिंग ऑफ 10 वोल्ट। ये जो रीडिंग है वोल्ट मीटर का वो है, इसको ए बी कहें, ए बी जो है सो 10 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 100 ओम, यहाँ पर लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 100 ओम है। द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 19R। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 100 ओम, ये तो लिख दिए, और जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस में ये वोल्टेज मेजर किया जा रहा है उसका वैल्यू R है, यही R कितना है बताना है, ठीक है। यहाँ से करंट I जो सो 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। और ये करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, इसमें जो जा रहा है उसको हम I भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें इसका R का वैल्यू बताना है, बहुत सिंपल। ये मेजर कितना कर रहा है, मेजर कर रहा है 10 वोल्ट, लिखा हुआ है कहीं, हाँ लिखा हुआ है, ये मेजर्ड वैल्यू है बाय वोल्ट मीटर। तो हम इसको कैसे निकालें, देखिए वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा वो कैसे मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है वो जो करंट इसमें से जा रहा है वोल्ट मीटर में से वो, और जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, ओम्स लॉ। इस रास्ते में हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज कितना ड्रॉप है, जो करंट जा रहा है टाइम्स जो रेजिस्टेंस है इसका, आर भी दिया हुआ है 100 ओम, ये 100 दिया हुआ है। करंट कितना जा रहा है वो हमें नहीं पता है, और ये VAB जो है वो कितना मेजर कर रहा है, ये मेजर्ड है, मेजर्ड VAB। ये एक्चुअल से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि
ये वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। आइडियल वोल्ट मीटर होता तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता, और ये यदि एमीटर आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस 0 होता। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, 100 ओम है। इन्फिनिटी नहीं भी हो तो कुछ मेगा ओम रहना चाहिए, कम से कम किलो तो रहना चाहिए, 10-20 किलो ओम, लेकिन ये बहुत कम है, तो ये बहुत गड़बड़ देगा, राइट। लेकिन चाहे जो भी देगा, इसने 100 यहाँ बोला है। आई भी हमें नहीं पता, हम पता कर सकते हैं, आई भी इधर बगल में कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, करंट आई इसमें से जा रहा है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन पैरेलल ब्रांचेस में। और पैरेलल ब्रांचेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, जैसे भी में जो करंट जा रहा है ये, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसका रेजिस्टेंस नहीं, उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है उसको लिखते हैं बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस आर प्लस आर भी, और जो करंट आ रहा था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। कहाँ से फार्मूला आता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा के देख लीजिए, V इज इक्वल टू आई आर है, राइट। V कांस्टेंट है, इस रास्ते से जाइए, आई इस रास्ते से जाइए, V कांस्टेंट है, तो I जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, बस यहीं से फार्मूला आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R रहता तो यहाँ पर हम लिखते V का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दूसरा लेना पड़ेगा, इसका नहीं, इसका लेना पड़ेगा। तो यही फार्मूला यहाँ पर हम लगा देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। आई भी कितना लिखें, ये R डिवाइडेड बाय R प्लस आर भी टाइम्स 100। ये 10 वोल्ट है, मैंने गलती से 100 लिख दिया, ये 10 वोल्ट है। ओके, तो एक तो यहाँ से कट गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आर भी निकल जाएगा, आर भी नहीं, आर निकल जाएगा, 10R, सो 9R इज इक्वल टू आर भी। नाइन आर इज इक्वल टू आर भी कितना है, आर भी दिया हुआ 100, 100, तो आर कितना आया 100/9। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक ये हो गया कि आई भी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, उसका ए आई लिखना भूल गया। यहाँ पर आई भी लिखा ना, इसमें ए आई लिखना है भूल गया, और आई का वैल्यू कितना है, ये जो आई है वो 2 एम्पियर दिया हुआ है, वो लिखना भूल गए, तो ये आर टाइम्स आई, ये 20 हो जाएगा, 10 ना रहकर 20 हो जाएगा। यहाँ पर आई है आपका, तो ये 20 हो गया, ये सब। इसको फिर से बनाते हैं, आर हमें निकालना है, आर भी जो है सो 10 है, 10 नहीं 100 है, आर भी 100 है, है, और 10 टाइम्स आर टाइम्स 2, मतलब कि 20R इक्वल टू आर प्लस 100, तो ये 19R इक्वल टू 100 हुआ। यही आपसे पूछा जा रहा है, 19R की वैल्यू कितना है, ये 100 आ गया। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर एक ही सर्किट में लगा हुआ है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। एमीटर जो मेजर कर रहा है वो 2 एम्पियर है, मतलब इसमें जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर है। उसने ये भी बोला कि ये वोल्टेज जो मेजर कर रहा है वो 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो ये वोल्टेज जो मेजर करेगा वो किसी एलिमेंट के अक्रॉस करेगा मेजर, कोई रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस ये मेजर करेगा। उसने ये भी दिया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 100 ओम है, और आपको बताना है कि ये आर का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो करंट आई है 2 एम्पियर आ रहा है, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज बताएगा, जो रीडिंग दिखाएगा, ये जो रीडिंग दिखा रहा है वो क्या दिखाएगा, जितना करंट वोल्टमीटर से होकर पास कर रहा है उतना टाइम्स इसका रेजिस्टेंस, जस्ट ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, वही ये रीडिंग दिखाएगा। तो इससे जो करंट पास कर रहा है उसको आई भी कहते हैं, और इसका रेजिस्टेंस आर भी। अब यहाँ पर आई भी, इसमें से जो करंट पास करेगा वो कितना पास करेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है इन पैरेलल ब्रांचेस, उसके लिए फार्मूला ये है।
कि इसमें करंट पता करना है तो इसका बगल वाला जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय दोनों का सम टाइम्स जो करंट आ रहा है। इसमें कितना रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं, इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है आर भी डिवाइडेड बाय सम आर भी प्लस आर और एक करंट का मल्टीप्लीकेशन। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाए और सिंप्लीफाई किए तो आर का वैल्यू आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ए न्यू लेंथ 2l। ये देखिए आपका एक वायर है, इसको लंबा कर दिया, लंबा कर दिया तो पतला हो जाएगा, लंबाई बढ़ गया है, ये लेंथ l है, इसको 2l कर दिया तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जो भी होगा कम हो जाएगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे। वॉल्यूम तो यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका डेंसिटी को कुछ नहीं हो रहा है हमारा ये स्ट्रेचिंग से। जब इसको हम स्ट्रेच करके बड़ा कर दिए हैं तो डेंसिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम जो है सो सेम है। तो यहाँ पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है, रो टाइम्स एल बाय ए होता है। यही फार्मूला है रेजिस्टेंस के लिए। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये लेंथ है उसका, और दो ठो बाकी जो है सो डायमेंशन है उसका, लेंथ और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए वॉल्यूम जो है सो सेम है और जो यहाँ पर वेरिएशन आया है वो केवल लेंथ में आया है, तो लेंथ रखते हैं और दूसरा ए जो है, ए के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर मैंने दिखाया कि इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर प्राइम है, रेशियो बताना है आर प्राइम बाय आर का। तो इसको ऐसे हटाते हैं कि हम रो एल बाय ए है, ये को हम एल से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये बेस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं, यही है वॉल्यूम, और जो कि फिक्स्ड है। तो यहां से आपको आर क्या नजर आया, रो, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल यहाँ है वही मटेरियल यहाँ है, तो वैल्यू नहीं चेंज करेगा। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम यहाँ है वही वॉल्यूम यहाँ है, वो चेंज नहीं कर रहा है, जो चेंज कर रहा है वो केवल एल है, एल है। तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के। तो वॉल्यूम जब चेंज नहीं होता है, मटेरियल चेंज नहीं होता है, तब रेजिस्टेंस किस तरह से लेंथ पर चेंज करता है, एल स्क्वायर के रूप में। मतलब यदि लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि लेंथ को आपने 3 टाइम्स कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स। लेंथ को हाफ कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4, यही कह रहा है। तो यहाँ पर जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, नया रेजिस्टेंस और पुराना रेजिस्टेंस ये है, लेंथ पुराना में एल है और नया में कितना है, लेंथ को डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा, और क्या 4 है, बहुत सिंपली वैसे देख डबल कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है नया रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा पुराना का। ये बढ़ता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता तो घटता। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आर प्राइम बाय आर का वो 4 आ गया, यही आपका आंसर है। तो ये था जेई 12 दिल्ली 10 टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट। यदि आपको कोई डाउट हो, कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।